है आभासी वास्तविक और कैसा बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब, अगर समतल दर्पण में हम अपना प्रतिबिंब देखते हैं तो हमें हमारा पूरा प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता है। तो हमने कहा कि अगर मुझे अपना, जितना बड़ा मैं हूं उतना बड़ा मेरा प्रतिबिंब समतल दर्पण में दिखाई देगा। लेकिन मैंने कहा अगर मुझे अपना किसी समतल दर्पण में पूरा प्रतिबिंब देखना है तो मैं 5 फीट का हूं, मेरा 5 फीट पूरा प्रतिबिंब समतल दर्पण में बन जाए, तो कहें सर जितने बड़े आप हैं उतना बड़ा शीशा लाओ। कहें काहे लिए? कहें कि जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। हमने कहा बात सही है। कहें 5 फुट के आप हो तो 5 फुट का क्या लाओ, शीशा लाओ। चूंकि 2 फीट की वस्तु रखी है तो 2 फीट का प्रतिबिंब बना है, तो एक मतलब 2 फीट का क्या रहा होगा, दर्पण भी रहा होगा। हमने कहा ऐसा नहीं होगा। कहें क्यों नहीं होगा? तो कह रहे हैं कि समतल दर्पण में बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है पूरा प्रतिबिंब बनेगा। अगर किसी वस्तु को अपना समतल दर्पण में पूरा प्रतिबिंब देखना है, हमें अपना 5 फीट की लंबाई पूरी दर्पण में देखना है, तो हमें 2.5 फीट का दर्पण चाहिए। दर्पण आधा होना चाहिए वस्तु की लंबाई का। इसका मतलब पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, ध्यान से देखो, यहां से हम लोग क्या बोल के चलेंगे कि पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए, क्या बोलेगा, पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण को आधी लंबाई की आवश्यकता होती है, तब उस वस्तु की पूरी लंबाई दिखा सकती है। बात समझ में आ रहा है? हमने कहा कि मेरे पीछे तुम खड़े हो जाओ। अब हमने कहा कि मेरे पीछे तुम खड़े हो जाओ, चलो तुम जल्दी फटाक से मेरे पीछे खड़े हो जाओ। अब मेरे पीछे जब तुम खड़े हो जाओगे, ये मैंने कहा कि तुम हो, मेरे पीछे खड़े हो, मैं शीशे में देख रहा हूं, मुझे तुम्हारा प्रतिबिंब पूरा दिख जाए। इसके लिए दर्पण की लंबाई कितना होनी चाहिए? तो दर्पण की लंबाई 3/4 होनी चाहिए। मतलब 4 हिस्से में से 3 हिस्सा होना चाहिए दर्पण का। अगर मुझे तुम्हारा प्रतिबिंब देखना है, तुम अपना प्रतिबिंब देखोगे तो आधा प्रतिबिंब चाहिए, बात सही है। लेकिन मैं तो आगे खड़ा हूं, तुम मेरे पीछे हो, मुझे तुम्हारा प्रतिबिंब पूरा देखना है। तो मुझे अगर किसी वस्तु को अपने पीछे का दृश्य पूरा देखना है तो समतल दर्पण जो आगे लगाना पड़ेगा वो दर्पण 3/4 लंबाई का दर्पण लगाना चाहिए। इसका मतलब पीछे का दृश्य देखने के लिए तो हम लोग कह सकते हैं कि पश्च दृश्य के लिए, पश्च दृश्य के लिए जो दर्पण की आवश्यकता होती है वो दर्पण हमें कितना होना चाहिए? 3/4 दर्पण होना चाहिए। तब तो उस वस्तु को हम पूरा का पूरा देख लेते हैं, नहीं कभी उस वस्तु को हम पूरा नहीं देख पाएंगे। बाबू ध्यान देना इस बात को। इसका मतलब 3/4 दर्पण हमारे पास में होगा तब वो वस्तु हमको दिखाई देगी, अन्यथा वो वस्तु हमको दिखाई नहीं दे सकती है। तो हमने कहा चलो भाई ठीक है। तो समतल दर्पण से संबंधित ये हमारे पास में बात थी कि अगर किसी समतल दर्पण में पूरा प्रतिबिंब किसी वस्तु का देखना है तो उसकी लंबाई का 3/4 प्रतिबिंब चाहिए, तब तो उस वस्तु को हम लोग पूरा पूरा क्या करेंगे, देख पाएंगे, अन्यथा कभी भी उस वस्तु को हम देख नहीं सकते हैं। ये होती है समतल दर्पण की पावर ऑफ मिरर। समतल दर्पण इतना ज्यादा ताकतवर होता है कि आपके पूरे प्रतिबिंब को मिला देगा, लेकिन जितनी बड़ी वस्तु होगी उतना बड़ा प्रतिबिंब दिखाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो हमने कहा समतल दर्पण बहुत साफ प्रतिबिंब बनाता है, एकदम स्पष्ट प्रतिबिंब बनाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है? तो हमेशा ये स्पष्ट प्रतिबिंब और सफा प्रतिबिंब आप लोगों को हमेशा दिखाई देगा। तो हमेशा आभासी प्रतिबिंब साफ प्रतिबिंब होता है, ये मत सोच करके चलना। लेकिन आभासी प्रतिबिंब जो दिखेगा एकदम वस्तु के बराबर झकाझक बड़ा और छोटा भी दिखता है प्रतिबिंब, ठीक है। लेकिन ये आभासी प्रतिबिंब वाले दर्पण होते हैं। ये दर्पण हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए इस दर्पण को कहते हैं आभासी दर्पण। क्या बोलते हैं? इस दर्पण को कैसा बोलते हैं? आभासी दर्पण भी इस दर्पण को कहा जाता है। बोलो बात समझ में आ रही है? तो ये इतना इसके पास में इंपॉर्टेंट मैंने जो निकाल दिया, ये इसका हमारे पास में क्या होता है, ये फैक्ट है। इस चीज़ों को आप लोग यहाँ से याद कर लेना, चूंकि समतल दर्पण में ये बनने वाले फैक्ट चीज़ें यहाँ पर लगेंगी। बोलो बात समझ में आया? तो ये समतल दर्पण का इंपॉर्टेंट है बाबू, अच्छे से नोट कर लो चीज़ों को। अब हम लोग चलते हैं आगे की चीज़ों को समझाते हैं कि समतल दर्पण में बनने वाला जो प्रतिबिंब होगा वो और कैसे हमारे पास में प्रतिबिंब बनेगा। तो समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की मैंने आप लोगों से बात किया। अब हम लोग बात करके चलते हैं कि अवतल दर्पण हमारे पास में क्या होगा। इसको पहले आप लोग समझो कि अवतल दर्पण हमारे पास में क्या बनकर के चलेगा और क्या हमारे पास में नहीं होता है समतल अवतल दर्पण।
चलो, अब इसमें जितना प्रतिबिंब और क्वेश्चन होना था बाबू उसको मैंने पूरा का पूरा करवा दिया। अब आप लोग ये चीज़ें देख करके चलो कि समतल दर्पण आपके लिए किस प्रकार और उपयोगी हो सकता है। ठीक है, चीज़ों को बेहतरीन तरीके से हम लोग समझ के चलेंगे, लेकिन पहले इसको विधिवत पढ़ करके चलो, क्योंकि इतनी चीज़ें हम लोग जब तक नहीं समझेंगे पढ़ने पढ़ाने के बाबू कोई मतलब नहीं निकलेगा। वही छिलछिली जानकारी हम लोग हमेशा आधी अधूरी जानकारी को लेकर के हमेशा बैठे रहेंगे। पढ़ो तो एकदम विधिवत से पढ़ो। चलो, अब तो हमारे पास में यहाँ से बन गया, लेकिन अब हम लोग अगला टॉपिक जो लेकर के चलने वाले हैं वो हमारे पास में जो बच्चों टॉपिक चल रहा है उसे हम लोग बोल के चलेंगे कि ये हमारे पास में क्या होगा, अवतल दर्पण। देखो, पहली बात तो हम लोग यहाँ से पढ़ रहे हैं क्या होगा, गोलीय दर्पण। तो हम लोग पढ़ के चलेंगे गोलीय दर्पण में कितने प्रकार के दर्पण, एक पहला दर्पण होगा, एक दूसरा होगा। पहले वाले का जो हमारे पास में नाम होता है वो हमारे पास में नाम होगा अवतल दर्पण, और दूसरी सतह गोलाकार होती है। इस प्रकार के दर्पण को हम लोग कहते हैं गोलीय दर्पण कहा जाएगा। तो गोलाकार सतह होनी चाहिए। अब हमने कहा जैसे एक हमारे पास में क्या होगा, इसको निकाला कहाँ से गया है, एक मैंने बना दिया कांच की बोतल होती है। अब बाबू अगर मैंने यहाँ से जो कांच की बोतल का निर्माण मैंने यहाँ से कर दिया कि ये कांच की बोतल को मैंने यहाँ से ले लिया है। अब बताओ, कांच की बोतल को अगर मैं बीच से यहाँ पर क्या करूँ, कट करूँ, तो बीच में कट करने के बाद में ये कांच की बोतल एकदम कैसी होती है, एकदम गोलाकार कांच की बोतल होती है कि नहीं। इसको मैंने यहाँ से कट किया और कट करने के बाद में मैंने निकाला तो इसमें एक हमको एरिया देखने को मिला, और ये जो एरिया होता है एकदम गोलाकार एरिया हमको देखने को मिला। तो ये गोलाकार भाग हमको एरिया दिखाई दे रहा है। अब जो गोलाकार एरिया हमको दिखाई दिया, इसी को मैं थोड़ा सा और जूम किया तो ये दर्पण हमको ऐसा दिखाई दे दिया, एकदम गोलाकार। अब बताओ, इसका मतलब इसी गोले से काट के निकाला, जैसे चूड़ी होती है, लड़कियां कंगन आपके हाथ का होता है, उसी बोतल को काटेंगे तो कड़ा नहीं निकलेगा, वो कंगन जैसा निकल रहा है। अब वो कंगन जैसा जो यहाँ से निकला है ऐसा ही निकला। जब इसको मैंने ले लिया और यहाँ से इसको मैंने काट लिया, इसको यहाँ से काट लिया, इसको यहाँ से काट लिया, इसको यहाँ से काट लिया। अब बताओ, काटने के बाद में इसको मैंने क्या कर दिया, ध्यान से देखो, इधर पे मैंने पॉलिश कर दिया और इस दर्पण को मैंने अंदर वाले भाग पर पॉलिश कर दिया। तो ये वाला दर्पण हमारे पास में कैसा दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। और इस वाले दर्पण को हम लोग कैसा दर्पण बोलते हैं, उत्तल दर्पण बोलते हैं। ध्यान से देख के चला, तो इसको हमने यहाँ से क्या बोल दिया, अवतल दर्पण। इस वाले दर्पण को मैंने क्या बोल दिया, उत्तल दर्पण। देखो, एक सतह गोलाकार है कि नहीं, तो गोली दर्पण। इसकी सतह गोलाकार है तो क्या बोलेंगे, गोली दर्पण। लेकिन इसका नाम अवतल क्यों पड़ा, इसका नाम उत्तल क्यों पड़ा, तो हमने कहा समझ लेते हैं। ऐसा दर्पण, देखो यह पर पेंट पीछे किया गया है लेकिन मुंह हमारा आगे दिखेगा, तो ऐसा दर्पण जिसकी चिकनी सतह दबी होती है, ऐसा दर्पण जिसका तल दबा हो, उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहा जाएगा। ऐसा दर्पण जिसकी सतह दबी हो उसे कैसा दर्पण कहेंगे, अवतल दर्पण। ऐसा दर्पण जिसकी सतह उभरी हो उसे कहेंगे उत्तल दर्पण कहा जाता है। देखो, यहाँ से एक सतह पर जैसे मार मार के एकदम दबा दिया गया है। अब हमने कहा जब इसकी सतह मार मार करके देखो, ये है हमारे पास में समतल दर्पण, दबा दिए एकदम, हमारे पास में कैसा है, अवतल दर्पण। देखो, ये अवतल दर्पण है कि नहीं, एक अगर हमने कहा आंकड़ा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण हो जाएगा। एक के मतलब जिस दर्पण की सतह उभरी होगी, आंकड़ी होगी, उसे कहते हैं उत्तल दर्पण कहा जाता है। तो चलिए हम लोग पहले ये समझ लेते हैं कि अवतल दर्पण क्या होगा, फिर समझते हैं उत्तल दर्पण क्या होगा। गोलीय दर्पण किसे कहा जाता है, ऐसा दर्पण जिसकी सतह गोली हो, गोल वक्राकार हो, उसे गोली दर्पण कहते हैं। इसे खोखले गोले से, ये देखो कैसा गोला होता है, इसे खोखला गोला कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास में सतह होती है इसे निकाला कहाँ से जाता है, खोखले गोले से निकाला जाता है। गोलीय दर्पण को खोखले गोले से निकाला गया है। बोलो, इतनी बात समझ में आ गई है। अब हम लोग चलते हैं, हेडिंग बनाते हैं कि अवतल दर्पण एक्चुअली में क्या होता है। इस चीज़ों को बेहतरीन तरीके से पहले समझ के चलेंगे। तो पहला टॉपिक हमारे पास में बाबू क्या होता है, इसे ध्यान से देख करके चलेंगे। तो पहला टॉपिक हमारे पास में जो होगा इसे हम लोग बोलते हैं कैसा दर्पण होगा, अवतल दर्पण। इसे हम लोग बढ़िया से बोल करके चलेंगे। अवतल दर्पण अगर टॉपिक होगा कि ऐसा दर्पण जिसका तल बीच में दबा हो, इस प्रकार के दर्पण को कैसा दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण कहा जाता है। ध्यान से देख करके चलना, ये वाला टॉपिक हमारे पास में कैसा दर्पण होगा, अवतल दर्पण। तो ऐसा दर्पण, चाहे तो आप लोग दो दो प्रकार से परिभाषा बोलो। ये वाला इसका कैसा भाग होता है, उभरा हुआ। देखो,
बच्चों समझो, इसका उभरा हुआ भाग होगा और ये वाला जो तल होगा ये इसका कैसा होगा, दबा हुआ भाग होगा। ये इसका कैसा भाग होगा, दबा हुआ भाग होगा। दबा हुआ भाग होगा, लेकिन इसका फेस यही होगा, इधर ही खड़ा होंगे तब मुंह देखेगा। ये तो पीछे दर्पण होता है ना, कोई दर्पण के पीछे खड़ा होता है तो प्रतिबिंब थोड़ी बनता है, तो दर्पण के आगे खड़ा होना है। ये वाला दर्पण का आगे वाला हिस्सा होगा, ये वाला कैसा होगा, ये वाला दर्पण का आगे वाला हिस्सा होता है, और ये दर्पण का कैसा होगा, पीछे वाला हिस्सा होता है। तो हमको यहाँ से ये चीज़ें समझ के चलनी हैं कि दर्पण के अगला हिस्सा क्या होगा और दर्पण का पिछला हिस्सा क्या होता है। यही दो चीज़ें हमको बेहतरीन तरीके से एकदम समझ के चलनी है कि दर्पण का अगला भाग क्या होगा और दर्पण का पिछला भाग क्या होगा। तो हमको समझ करके चलना है कि इसकी परिभाषा क्या होती है, ध्यान से समझ करके चलना। अगर कोई बोलेगा कि इसकी परिभाषा कैसे आप बताओगे सर, अवतल दर्पण की परिभाषा, ऐसा दर्पण जिसका तल दबा हो, ध्यान से देख करके चलना, क्या बोलेंगे, ऐसा दर्पण जिसका तल दबा हो। ध्यान से देखो, जिसका तल दबा हो। अब हमने कहा कि ऐसा दर्पण जिसका तल दबा हो, उस दर्पण को कौन सा बोलेंगे, अवतल दर्पण कहा जाता है। देखो तल बीच में दबा हुआ है कि नहीं, तो अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण की कंडीशन है, और प्रकार से परिभाषा बोल सकते हो, जैसे आपकी स्कूलों में सर जी ने बता दिया है। क्या बता दिया है कि ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश किया गया हो। ये इस पर क्या किया गया है, पॉलिश किया गया है। तो ऐसा दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर पॉलिश किया जाए, दबे हुए भाग पर प्रतिबिंब बने, इस प्रकार के दर्पण को कैसा दर्पण कहते हैं, इस प्रकार के दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। बोलो बात समझ में आ रही है। तो इस प्रकार के दर्पण को अवतल दर्पण कहा जाता है। चलो एक बात और है, चाहे तो इसी दर्पण को अवतल दर्पण बोलो और चाहो तो इसी दर्पण का अवतल दर्पण का दूसरा नाम, ध्यान से देखना, ये आपके लिए जो टॉपिक बन रहा है बाबू, ये ध्यान दो। जैसे मैंने कहा कि अगर हमारा नाम राम कुमार होगा, कहें चलो ठीक है, अगर हमारा नाम झुरई कोई रख देता है तो राम कुमार तो हमारा नाम है, लेकिन झुरई भी हमारा नाम होगा। उसी प्रकार से अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या होगा, तो अवतल दर्पण को जो दूसरा नाम होता है उसे अभिसारी दर्पण कहते हैं। क्या बोलते हैं, अभिसारी दर्पण कहा जाएगा। तो अवतल दर्पण का दूसरा नाम, ध्यान से देख के चलो, चाहे तो इसे आप लोग क्या बोलो, अवतल दर्पण बोलो, चाहे तो इसे आप लोग क्या बोलो, अभिसारी दर्पण बोलो। क्या बोलोगे, चाहे तो इसे आप लोग क्या बोलो, अवतल दर्पण बोलो, और चाहे तो इसे आप लोग क्या बोलो, अभिसारी दर्पण बोलो। दोनों बातें एक ही होती हैं, एकदम सेम होंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। अच्छा, अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, ऐसा दर्पण, अभिसारी प्रकाश पुंज क्या है, जहाँ पर प्रकाश की किरणें मिलती हों। तो हमने कहा अगर मैं अवतल दर्पण यहाँ से बना देता हूँ, अब बताओ जब बाबू मैंने अवतल दर्पण यहाँ से बनाया है, चीज़ों को समझो, तो यहाँ से प्रकाश, ये हमारे पास में इसका होगा मुख्य अक्ष, एक प्रकाश की किरण आई, टकरा के झुक गई। देखो इधर से आई, यहाँ पर गिर गई, इधर से आई, यहाँ पर किरण क्या हुई, गिर गई, इधर से आई, यहाँ पर किरण क्या हुई, गिर गई। तो इस प्रकार के दर्पण को हम लोग कैसा दर्पण कहते हैं, तो कह रहा है कि इस प्रकार के दर्पण को अभिसारी दर्पण, क्योंकि ये दर्पण प्रकाश की किरण को बटोरता है, सिकोड़ने का काम करता है। तो जो दर्पण प्रकाश की किरणों को सिकोड़ता है उसे हम लोग कैसा दर्पण कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। ये अभिसारी दर्पण, इस दर्पण का नाम बाबू क्या होगा, अभिसारी दर्पण कहलाता है। बोलो बात समझ में आ रही है। तो ऐसा दर्पण जो प्रकाश की किरणों को सिकोड़ता है उसे क्या कहेंगे, अवतल दर्पण कहा जाता है। बोलो बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, प्रकाश की किरण को इकट्ठा करता है। ये प्रकाश की किरणों को क्या होगा, इकट्ठा करने वाला दर्पण कहते हैं, क्योंकि इस सभी दर्पणों में प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, एकत्रित हो जाती हैं। तो कभी भी अगर आपके सामने आएगा कि ऐसा दर्पण जिसमें प्रकाश की किरणें एकत्रित हो जाती हैं, इकट्ठा हो जाती हैं, इस प्रकार के दर्पण को कैसा दर्पण कहते हैं, तो इस प्रकार के दर्पण को अवतल दर्पण कहा जाता है, क्योंकि इन दर्पणों में प्रकाश की किरणें आकर के मिलती हैं।
बात समझ में आ रही है? तो ये तो हो गया हमारे पास में अवतल दर्पण। ये मैं अवतल दर्पण का परिचय बताया कि ऐसा दर्पण जिसके धसे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो। देखो, धसे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है, दबे हुए भाग से प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। इधर से प्रकाश आएगा तो क्या इधर से परावर्तन होगा? कहें सर इधर से परावर्तन कैसे हो सकता है? क्योंकि उधर तो पॉलिश किया गया है। उधर अगर पॉलिश किया गया है तो परावर्तन कभी भी नहीं हो सकता है बाबू। तो कभी भी परावर्तन उधर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहां पर तो पॉलिश किया गया है। तो परावर्तन ऐसा दर्पण जिसके चिकने तल से परावर्तन, धसे हुए भाग से परावर्तन होता है, इस प्रकार के दर्पण को कैसा दर्पण बोलते हैं? अवतल दर्पण कहा जाएगा। चीजों को इतना दिमाग में सेव कर लीजिए। अब हम लोग यहां से देख के चलते हैं कि अवतल दर्पण में प्रकाश किरण आरेख कैसे बनता है, किस प्रकार से प्रकाश किरण की किरणें इसमें अपना गुण व्यक्तित्व व्यवहार करती हैं। इसको देख लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक इसको लेकर के चलने वाले हैं। किरणों का परावर्तन कैसे होता है, मतलब अवतल दर्पण में प्रकाश किरण आरेख पढ़ने वाले हैं कि किस प्रकार से प्रकाश की किरणें आती और जाती हैं। इन चीजों को हम लोग बेहतरीन और शानदार तरीके से देख करके चलते हैं। ठीक है, देरी न करते हुए सभी चीजों को बढ़िया तरीके से देखेंगे। चलिए बाबू, बिना देरी, दिक्कत और परेशानी के चीजों को हम लोग लेकर के चलते हैं। तो हम लोग देखेंगे अवतल दर्पण में प्रकाश किरण आरेख। बाबू ध्यान से समझो, यहां से क्या होगा? अवतल दर्पण में प्रकाश किरण आरेख, में प्रकाश किरण आरेख देख करके चलेंगे कि ये अवतल दर्पण में प्रकाश किरण आरेख कैसे हमारे पास में, किस प्रकार से ये आपस में क्या करेगा? व्यवहार करेगा। ये टॉपिक हम लोग बेहतरीन तरीके से देखेंगे। तो अवतल दर्पण में कभी तुमसे कोई पूछेगा कि प्रकाश की किरण कैसे व्यवहार करती है, तो हमने कहा कि पहले ये देख लो कि अवतल दर्पण में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। ये अवतल दर्पण में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो होंगे उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो पहले प्रकाश की किरण आरेख समझ लोगे तब आपको बिंदु बढ़िया से समझ में आएगा। क्योंकि इसके पहले हम लोग थोड़ा सा माइंड हौच पौच कर सकता है, या तो पहले आप लोग थोड़ा सा एक मैं अवतल दर्पण में कुछ बिंदु याद करा देता हूं, पहले इसे आप लोग समझ करके चलते रहना। देखो, तो यहां से अगर कभी आप लोगों को बोलेगा कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें क्या होती हैं, वक्रता केंद्र क्या होता है, इन टॉपिक को अगर पहले समझ लेते हैं तो थोड़ा बहुत बढ़िया आसान पड़ जाएगा। तो हम लोग पहले कहते हैं कि अवतल दर्पण में प्रकाश किरण आरेख ना समझते हैं, अवतल दर्पण में मुख्य बिंदु समझ लेते हैं कि अवतल दर्पण में कौन कौन से मुख्य बिंदु होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अवतल दर्पण में उपयोगी बिंदु समझते हैं पहले कि कौन कौन से उपयोगी बिंदु हमारे पास में आ जाएंगे। इन चीज़ों को हम लोग पहले समझेंगे। तो अवतल दर्पण में जो उपयोगी बिंदु होता है बाबू, सबसे पहले अवतल दर्पण में यहाँ से क्या होता है? हेडिंग हमारे पास में ध्रुव होता है, इसे हम लोग कहते हैं दर्पण का ध्रुव। ठीक है, और दूसरा यहीं से हम लोगों के पास में होगा कि हमारे पास में होता है वक्रता केंद्र। ध्यान से देख करके चलना। दूसरी हेडिंग हमारे पास में क्या होती है? वक्रता केंद्र होती है। फिर इसके बाद में तीसरा हम लोग यहां से देख करके चलते वक्रता त्रिज्या। ध्यान से देख करके चलना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या बोली जाती है। फिर यहाँ से चौथा हम लोग क्या देख करके चलेंगे कि चौथा कह रहा है कि फोकस हम लोगों से बात करेगा। फोकस को पहले छोड़ दो, मुख्य अक्ष हम लोग देख लेते हैं। क्या बोलते हैं? यहाँ से मुख्य अक्ष हम लोग देख लेंगे। फिर यहाँ से पांचवा क्या होता है? गौण अक्ष हम लोग देख लेते हैं कि गौण अक्ष किसे कहते हैं। ध्यान से देखते चलना, क्या होगा? गौण अक्ष हम लोग देख लेते हैं। फिर यहीं से हमारे पास में आएगा छठवां वाला कि गौण अक्ष देखने के बाद में ये हम लोगों से आता है कि फोकस किसे कहते हैं। क्या पूछेगा? यहाँ से हम लोगों से पूछेगा फोकस किसे कहा जाता है, ये हमें बता दीजिए। फिर यहीं से आप लोगों से सातवां बिंदु जो पूछेगा, ये आप लोगों से पूछेगा फोकस दूरी किसे कहते हैं। क्या पूछेगा? ये आप लोगों से पूछेगा कि फोकस दूरी किसे कहते हैं, ये बताओ बच्चों, फोकस दूरी क्या होती है। फिर यहीं से आठवां वाला जो आप लोगों से पूछेगा कि फोकस दूरी के बाद में आप लोगों से पूछेगा कि फोकस तल किसे कहते हैं। क्या पूछेगा? यहां से आपसे पूछेगा कि फोकस तल किसे कहा जाता है, ये भी समझ में आ गया।
फिर पूछेगा कि फोकस तल के बाद में आप लोगों से देखो ध्यान से, ये चीजें हो गया, ध्रुव हो गया, वक्रता केंद्र हो गई, वक्रता त्रिज्या हो गया, फिर मुख्य अक्ष हो गया, फिर हो गया गौण अक्ष, फोकस हो गया, फोकस दूरी हो गया, फिर यहाँ से क्या हो गया, फोकस तल हो गया। और यहीं से आप लोगों से पूछेगा कि 9 नंबर, अगर आप लोगों से पूछेगा तो 9 नंबर पूछता है आप लोगों से दर्पण का द्वारक। ठीक है, नीचे कटा तो नहीं है, दर्पण का द्वारक यहाँ से पूछेगा। तो हम लोग देख करके चलेंगे कि दर्पण का द्वारक किसे कहा जाता है। ये चीजें इतनी ज्यादा हम लोगों के लिए जरूरी होती हैं कि दर्पण के द्वारक से क्या तात्पर्य होता है। अगर दर्पण में कितना टोटल बिंदु आ रहा है, 9 बिंदु हमारे पास में आ रहे हैं, तो दर्पण में इतने प्रकार के जो हमारे पास में क्या होते हैं, बिंदु होते हैं, इन्हें समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये हमको याद नहीं है तो कुछ भी, आप सोच लो इतनी ज्यादा आसान परिभाषा है कि 2016 के यूपी बोर्ड में पूछ करके रखा था कि मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। इंटर के पेपर में ये परिभाषा पूछी, जबकि है एकदम सरल, इसमें कुछ है नहीं। तो अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण, ये चीजें दोनों के लिए लागू होती हैं। उत्तल दर्पण, अब हम लोग बाकी की चीजें बाबू देखेंगे कल कि दर्पण के महत्वपूर्ण बिंदु की परिभाषाएं अलग अलग क्या हो सकती हैं। इसी के लिए चार्ट चलते हैं। अपना ख्याल रखें। जय भारत।